देखिए, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन की। तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड रहती हैं। जैसे इतना तो पता ही है कि इसमें एक एरो का निशान होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड पे क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। इतनी जानकारी तो आपको पता ही चल गई, ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट साइड की चीज़ें हैं वो राइट साइड को बना रही हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे पहले हम सीखते हैं वो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वो क्या करती है? मास कन्जर्वेशन के लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, इज इट और नॉट? ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। देखो, इसके अलावा भी आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, कुछ आप देखो, एक केमिकल रिएक्शन में कितनी सारी चीज़ें निकल के आ गई। कभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, कभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, कभी आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये एक ही केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, तो ये एक ही केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बताती है। अब जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब समझ में आता है? क्यों पढ़ते हैं बताओ हमको इसको। बताया कोई? क्या मीनिंग है इसका? क्या कंक्लूजन निकला थर्मोडायनेमिक्स से? बता सकता है कोई? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स से ये कंक्लूजन निकला, ये हमको बताता है जैसे कि डेल्टा जी की वैल्यू है। थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी होता है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन होगी, फिजिबल है। और नहीं है डेल्टा जी नेगेटिव तो हम कहेंगे फिजिबल नहीं है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको बताती है फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि कोई रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है, इसका पता हमको थर्मोडायनेमिक्स से चल जाता है। क्लियर हो गई? अब रिएक्शन हो पाना कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये एक बात हो गई। इसके अलावा दूसरी बात ये हो गई कि रिएक्शन कितनी होगी, कितनी देर चलने वाली है, कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसके लिए हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या बताता है हमको? क्या जानकारी देता है केमिकल इक्विलिब्रियम? एक्सटेंट। एक्सटेंट किस लेवल तक, कहां तक प्रोडक्ट बने, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद, इतनी 11th पढ़ने के बाद, 12th में आने के बाद हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं हम इन चीज़ों को, इतना दिमाग में जरूर आना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हम एक नई चीज़ कि जब रिएक्शन, पहली बात हो गई होगी या नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया। किस एक्सटेंट तक होगी, ये हमको केमिकल इक्विलिब्रियम बता रहा है। अब ये एक और बात आती है, किस स्पीड से होगी, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किस स्पीड से होने वाली है, ये बताता है केमिकल काइनेटिक्स। कौन बताता है ये? केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ठीक है, कि कितना समय लगेगा किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पर, कितना समय लगेगा। स्पीड का मतलब है कि एक लेवल आता है इक्वेशन का, रिएक्शन का, जब वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेती है, उसके बाद वो नहीं होती है, तो इसको कह सकते हैं हम स्पीड का मतलब टाइम टेकन बाय ए रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम।
ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अब देखो इनके आपको, ठीक है भैया किस स्पीड से होती है, सुन लिया समझ लिया, हाँ ठीक है सर स्पीड का पता चलता है। लेकिन अब जब आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाओगे, जब एग्जाम्पल्स को देखोगे, तो आपको सच में पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आप फूड आइटम खरीद के लाते हो मार्केट से, लिखा होता है ना बेस्ट बिफोर, इतने दिन तक तो ये चल जाएगा, है कि नहीं? तो हाउ रैपिडली, अब आप देखिए कि एग्जाम्पल देखिए कितने इंटरेस्टिंग है, और हर चीज में फिर आपको लगेगा अरे ये तो हर जगह काम आ रही है। हाउ रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड, कि फूड जो आप बना रहे हो, क्योंकि वहां भी लगातार कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती रहती है, तो कितने देर में खराब होगा, तो इसका आइडिया हमको लग सकता है। ठीक है, दांत वांत में दर्द होता है तो हम, कैविटी तब लग जाती है तो उसमें फिलिंग करवाने जाते हैं ना, जाते हैं नहीं जाते हैं? अगर डेंटल कैविटी किसी को हो जाए, तो उस कैविटी को भरने के लिए, फिलिंग के लिए हम जाते हैं ना, क्या करता है कोई एक मटेरियल डालता है, तो जरूरी क्या है, क्योंकि आप बहुत देर तक, ऐसा तो है नहीं कि आप आज करवा के आए हो कुछ खाओगे नहीं, खाना भी है, तो वहां पर एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो फटाफट सेट होके उसको फिलिंग को सेट कर दे। तो किस, इसकी डिजाइनिंग में भी काम आता है, टू डिजाइन ए रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या कह रहे हो? हम्म, क्या लगाते हैं उसमें, कोई केमिकल ही तो लगाएंगे ना कुछ, आपके जो दांत इनेमल जैसा कुछ लगाएंगे ना, कि वो इनेमल जितना हार्ड हो, सेट कर दे, उस फिलिंग को भर दे, क्योंकि बार बार खाना फंसेगा, तो उस गड्ढे को रोकने के लिए कुछ उस जैसा ही मटेरियल लगाएंगे ना, होगा तो ऑब्वियसली केमिकल वो। ठीक है, क्लियर है? बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, इसके अलावा इंजन के अंदर फ्यूल बर्न करता है, वाट कंट्रोल, आप देखिए कि लाइफ का कोई ऐसा पक्ष है ही नहीं जहां पर आपको लगे नहीं कि ये काम में नहीं आ रही। व्हाट कंट्रोल्स द रेट एट विच फ्यूल बर्न इन ऑटो इंजन्स। ठीक है, एक और देखो इंटरेस्टिंग बताता हूं, कि आप डायमंड और ग्रेफाइट जानते हो क्या? एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, इनका भी कन्वर्जन होता है कि एक दूसरे में? देखो, बहुत स्लोली होता है, तो इसके बारे में, ग्रेफाइट में वो जो कन्वर्ट होता है ना, तो उसको, उसका भी अंदाजा इसी से लग सकता है, मतलब सब चीज़ की स्टडी, कोई रिएक्शन फास्ट है स्लो है, ये सब चीज़ें हमको काइनेटिक्स ही बताती है। ठीक है, अब देखो ये जो कन्वर्जन है ना, ये जो रिएक्शन है इतनी स्लो है कि ऑब्जर्व करने वाला ही मर जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कहाँ तक गई। तो इसके लिए कोटेशन क्या बना दी है कि डायमंड इज फॉर एवर, डायमंड इज फॉर एवर, यानी कि हमेशा रहता है, इतना स्लोली कन्वर्ट होता है कि इतना समय लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि ये कन्वर्ट हो रहा है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ऐसे आपको,
कर तो क्यों नहीं सकते हैं, कर तो क्यों नहीं कर सकते। कार्बन डेटिंग वगैरह जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है अभी हमारा, आगे आप पढ़ोगे तो उस कैसे पता चलता है कि ये इतने 200 साल पुराना है या 400 साल पुराना है या 4000 साल पुराना है। उसके अंदर कुछ आइसोटॉप देख के ही तो देखते हैं ना, तो उसका डिके कितने दिनों में, अब इतना इतना 200 साल 2000 साल पहले का पता कैसे चलता है, वो भी बहुत स्लो है। लेकिन हो तो रहे ना भाई, स्टडीज बताती हैं कि इतने समय बाद ये इतना रह जाएगा, तो उससे वो अंदाजा बना लेते हैं, देख लेते हैं उन चीजों को। ठीक है। तो ये जो काइनेटिक्स है वो एक वर्ड से बना हुआ है, जिस ग्रीक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं काइनेसिस। किससे बना हुआ है? काइनेसिस। इसका मीनिंग होता है मूवमेंट। मूवमेंट, इसका मीनिंग होता है मूवमेंट। ठीक है। अब सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स को अगर हम डिफाइन करें, हर किसी को करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हमने डिफाइन किया था। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism। देखिए, कुछ चीज़ें हमको तैयार करनी पड़ती है एग्ज़ाम के लिए और कुछ चीज़ बोलने के लिए। कभी कोई वाइवा में पूछेगा या वैसे ही पूछेगा, अरे तुम पढ़ रहे हो बताओ ये क्या है, तो जवाब होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच है। मेडिकल साइंस में, हर साइंस में हर ब्रांच का एक नाम होता है और उसका वर्थ निकलता है, उससे पता चलता है कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो। अब इस काइनेटिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है ये देखते हैं हम। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, वो है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। बताएंगे अभी, रुको। मल्टी स्टेप भी तो हो सकता है ना, मैकेनिज्म का होता है कितने स्टेप में हो रहा है, वो पहले क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो सब। ठीक है। तो ये चीज़ें इन्वॉल्व है इसके अंदर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। अब अलग अलग आप पार्ट पढ़ोगे ना। अब जैसे कंसंट्रेशन का जो पार्ट है, इससे हम एक टर्म पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे आने वाले टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर डिवाइड कर सकते हैं। पढ़ेंगे कुछ के एग्जांपल पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर। तो ये सब इसी के टाइप हैं। तो कंसंट्रेशन से जो रिलेटेड टर्म है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। दूसरी बात है, जैसे टेम्परेचर की बात करें, आगे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन चैप्टर को ना दिमाग में फिट कर लेना है कि यार ये पढ़ा इसलिए ये पढ़ा, टॉपिक मतलब समझ में आना चाहिए कि आपने कौन सा टॉपिक क्यों पढ़ा है। ठीक है। तो काइनेटिक्स में हम किस किस का इफेक्ट पढ़ते हैं, टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, कैटलिस्ट का।
तो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड एक पार्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और टेम्परेचर से रिलेटेड एक पार्ट पढ़ेंगे आरएनएस इक्वेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़े आगे। अब देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स जो है, केमिकल काइनेटिक्स, इसकी जो स्टडी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। कितने पार्ट हुए? एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक, ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड। अब ये क्या है भाई? मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब मोटा मोटा देखना, दिख जाए कि भैया कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, ये सारी चीज मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट being consumed and product formed and rate of their consumption or formation। कि कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ, या कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना, और किस रेट से, कंजप्शन किस रेट से हुआ या फॉर्मेशन किस रेट से हुआ। इस चीज को हम पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल में। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। अब आती है माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है। इसका मतलब थोड़ा सा इसमें हम अंदर की बात पढ़ने वाले हैं। अंदर की बात क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। अभी हमने बताया ना कि एक पार्ट मैकेनिज्म का भी है, तो स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पार्ट हम सेकंड बुक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ क्वेश्चंस आते हैं मैकेनिज्म के। मैकेनिज्म का मतलब कोई काम किस किस स्टेप में हो, और पार्टिकल का। अब जैसे आप कह रहे हो कि रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूलर एनर्जी, ये सारी बातें धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना चैप्टर में आपको समझ में आने लगेंगी कि भैया पार्टिकल जब रिएक्ट करता है तो उसका अरेंजमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है, वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ओरिएंटेशन से, स्टेप से क्या, मैकेनिज्म से क्या फ़र्क पड़ता है, या पार्टिकल की एनर्जी किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। ये सारी जो स्टडी है ये हमारी माइक्रोस्कोपिक लेवल में आती है। तो यहाँ हम वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है, वो एक मैटर का कंस्ट्रक्टिव पार्ट है। यहाँ हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्रो का मतलब जो सबको दिखाई दे, इजीली दिखाई दे। माइक्रो मतलब जिसके लिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़े। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, क्योंकि काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मामला है सारा का सारा, कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो बेसिस बेसिस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन,
बेसिस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हम रिएक्शंस को कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? कि किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, इस पे हम इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं, टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में कर सकते हैं? 3 टाइप। कितने टाइप में? सुनो पहले, 3 टाइप में। कुछ रिएक्शंस होती है जो बहुत फास्ट होती है, पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसी होती है जिनको हम, उनका भी पता नहीं चलता, जैसे हमने डायमंड का ग्रेफाइट का कन्वर्जन बताया ना, उसको देखने में ही सालों लग जाएंगे। और कुछ होती है मॉडरेटेड स्पीड से, यानी जिनका हमको अच्छे से सेटिस्फाई होते हैं, क्या रिएक्शन होती हुई हमें नजर आ रही। तो पहली है वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी पलक झपकते ही होंगी। आपने डाला रिएक्टेंट को, दोनों मिक्स हुए, तुरंत प्रोडक्ट बना। एक्सप्लोजिव जो नेचर की रिएक्शंस होती हैं वो सारी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? पहली पहली कैटेगरी होगी वेरी फास्ट। फिर दूसरी हम बढ़ेंगे वेरी स्लो रिएक्शंस, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको। स्लो रिएक्शन बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे होती है। और जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, जिनको हम मानते हैं कि हाँ भाई हमारे काम की हैं, जो हमें ईजीली है, काम की तो सारी होती हैं, वो होती है मॉडरेटली, मॉडरेटली स्लो। यानी जो आप ऑब्जर्व करोगे, जो आपको लिखी हुई मिलेंगी, जिनके बारे में आप पूरा पढ़ोगे, वो है मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। इनको, इनका पढ़ना बेकार है, इनको पढ़ना मुश्किल है, बहुत तेजी से होती है। ठीक है, ज्यादातर जो एग्जाम्पल आएंगे वो हमारे इस कैटेगरी के आएंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया वेरी फास्ट कौन सी है और स्लो, वेरी स्लो कौन सी है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन के हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वेरी फास्ट रिएक्शंस, देखो, गाड़ियां देखी आपने, कार जो होती है उनमें आता है कि भैया एयर बैग होना चाहिए कार के अंदर। सेफ्टी फीचर में क्या होना चाहिए? एयर बैग होना चाहिए। अब एयर बैग इंतजार थोड़ी करेगा, एक्सीडेंट का पता थोड़ी चलेगा कब होने वाला है, तो कभी भी हो सकता है चलते चलते एकदम। तो जब भी शॉक लगे, क्या मैकेनिज्म होती है उसमें? सीट के पीछे जो बेल्ट होती है ना, उससे उसका सेंसर जुड़ा होता है। तो जब भी गाड़ी अनकंट्रोल लगेगी, यानी जो ड्राइवर है तेजी से आगे बढ़ेगा, तो वो सामने डैशबोर्ड पर, स्टीयरिंग में एयर बैग्स होते हैं, वो तुरंत फट के आ जाएंगे। ठीक है, अब वो इतना तेजी से होता है ना कि बस फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में होना चाहिए, तुरंत ही। नहीं तो बंदा टकरा के सर फूटेगा या गाड़ी से बाहर निकलेगा, जो भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, वो अलग है, वो भी फास्ट है, लेकिन वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। अभी हम जो हमसे बाहर जो रिएक्शंस है ना, उनकी बात कर रहे हैं। वो भी फास्ट ही होने को तो, लेकिन उसमें बायोलॉजिकल और ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो इस, ये जो सामने दिखते हैं वो देखो पहले प्रैक्टिकल। तो क्या लिख सकते हैं हम? अब उसमें क्या होता है, बैग के अंदर क्या होती है? एयर ही नहीं आती है ना, कोई गैस बनती है, फट से बैलून फूल जाता है। और उससे 100% तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन चांसेस है कि सर्वाइवल हो जाए, इवन डेथ ना हो। तो प्रोडक्शन ऑफ गैस टू inflate airbags
सेफ्टी फीचर ऑफ कार। अब कुछ गाड़ियों में सेफ्टी फीचर आता है, ये कुछ में नहीं आता है, वो पैसा लेते हैं इस बात का, है ना, कि अगर आपको सेफ्टी फीचर वाली कार चाहिए तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक बार अगर आपका एयरबैग, वो भी फास्ट होता है लेकिन इतना फास्ट नहीं होता, वो भी फास्ट होता है, वो भी तुरंत होता है, वो भी एक्सप्लोसिव कैटेगरी का ही है, लेकिन ठीक है। तो ये है। अब देखो ये क्या है, जब हमने इसको पढ़ ही लिया तो समझ भी लो इसमें ऐसा क्या होता है भाई। इसके अंदर दो केमिकल्स होते हैं, एक होता है सोडियम अजाइड Na(N3) सॉलिड, इसको बोलते हैं सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड। और दूसरा केमिकल होता है Fe2O3, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? अब क्या होगा, जब भी ऑटोमोबाइल यानी आपकी गाड़ी जब भी कोलाइड करेगी, ठीक है, व्हेन ऑटोमोबाइल कोलाइड्स, टक्कर होना जरूरी है। अब देखो टक्कर का मतलब ये नहीं है कि कई बार मान लो आपने, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एकदम ब्रेक मार दिया, तो गाड़ी को नहीं पता है कि आपने ब्रेक मारा या एक्सीडेंट से ब्रेक मारा है। तो उसमें सिस्टम में अगर आपने ब्रेक लगा दिया बहुत, तो कई बार बिना एक्सीडेंट के भी एयर बैग फट जाते हैं। बोलते हैं 50,000 लाख रुपए का खर्चा आता है एक बार फटने के बाद उसको सेट करना, दोबारा से लगवाना। तो ये भी एक ध्यान रखने भी वाली बात है। व्हेन ऑटोमोबाइल collides, the impact, बता तो रहा हूं ना, उसमें वो तो पॉलीमर होता होगा कुछ ऊपर का, तो बैग जो है वो तो पॉलीमर होगा, लेकिन बैग का मेन काम है वो कि इन्फ्लेट कितना जल्दी करता है, कितना जल्दी फूलता है। हम तो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ना, हाउ फास्ट, की फास्ट रिएक्शन की यूटिलिटी क्या है। इम्पैक्ट सेट ऑफ ए स्पार्क, एक स्पार्क क्रिएट होता है वहां पर, एंड एक्टिवेट्स एन एयर बैग। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ही हिट होगा, कोलाइड होगा, स्पार्क बनेगा और रिएक्शन होने के लिए एक तरह का स्टिमुलेशन मिल जाता है। क्या रिएक्शन होता है? ये सोडियम एजाइड है, सॉलिड है, एजाइड N3, एजाइड का मतलब होता है N3 माइनस जो आयन होता है, इसको एजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजाइड। और एजाइड जो होता है वो सोडियम का सोर्स होता है, यानी ये सॉरी सोडियम नहीं, नाइट्रोजन का सोर्स होता है। तो इससे कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन गैस। अब सबसे सेफ नाइट्रोजन ही है जी, इनर्ट भी है ना ये। क्या है? इनर्ट है, क्योंकि अगर कोई हाइड्रोजन निकल गई तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसलिए नाइट्रोजन को चूज किया है। अब ये जो Na बना है, अब ये Na तो एक्टिव मटेरियल है, तो इसका भी कुछ डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो ये Fe2O3 जो होता है, इससे मिलकर क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड और आयरन, यानी कुल मिला के इस आयरन बना लेता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया ना एक तरह से। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है तो सेफ गैस है, इनर्ट गैस है, तो ये तेजी से निकलती है और बैलून बड़ा हो जाता है, और जो नुकसान होने वाला था वो उससे बच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया जो हमारे लाइफ में काम आ सकता है। अब दूसरा, जैसे तुम बता रहे थे कि सोडियम
को अगर हम वाटर में डाल दें, ये भी एक बहुत फास्ट रिएक्शन है। तुरंत जैसे ही डालोगे, डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती कई बार। तो अगर आपके हाथ में मॉइस्चर है तो यानी एयर के मॉइस्चर से रिएक्ट करके भी वो बर्न करने लगता है, और इसी सेंसिटिविटी की वजह से उसको कहाँ स्टोर करते हैं? केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है? तो कई बार हमने पढ़ा, NaOH एक्वस और हाइड्रोजन गैस। अब ये बर्न करता है, देखो अब यहाँ हाइड्रोजन बन रही है, वहाँ नाइट्रोजन। अगर यहाँ हाइड्रोजन बन गई ना तो एक्सीडेंट से कुछ होगा ना होगा, जल जाएगी गाड़। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ जलती है, इसीलिए सोडियम को पानी में डालने से आग लग जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बनेगी और ऊपर ऑक्सीजन पहले से है, तो दोनों मिलकर जलना शुरू। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि AgNO3 जो है, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम NaCl डालें एक्वस, क्या बनेगा? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में बनेगा NaNO3 वाइट PPT। और ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि 10⁻⁻⁶ सेकंड में, सोचो सेकंड कितना छोटा होता है, 10⁻⁻, तुरंत हो जाती है। आपने डाला उससे पहले रिएक्शन होगी, इतनी फास्ट है। और एक जनरल कंसेप्ट ये है कि जो आयोनिक रिएक्शंस होती है ना, रिएक्शंस जो होती हैं वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्ट। अगर आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया और आयनिक दिया, पूछा कौन फास्ट होगी, क्या बोलोगे आप? आयोनिक फास्ट होती। क्लियर है सबको ये? बोलो। अब ये इतनी फास्ट है तो इनको डिटरमाइन करना ही पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ, और ये जो नाइट्रोजन लिबरेट होता है ना, ये 10 मिली सेकेंड में लिबरेट हो जाता है। कितने में? 10 मिली सेकेंड में लिबरेट होता है। और जो आपके बैलून्स है यानी बैग्स है, वो 30 मिली सेकेंड में इन्फ्लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि सेकंड के फ्रैक्शन में काम हो रहा है। एक सेकंड में तो गाड़ी टकराई जाएगी ना, तो उससे भी जल्दी काम करने के लिए बनाया गया है। तो साइंस का कितना कितना यूज है, आप देखिए कहाँ कहाँ काम आ सकती है। समस्या क्या है कि भैया बहुत अच्छा है, फास्ट रिएक्शन है, पर इनकी रेट निकालना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, अरे डिटरमाइन करना कि कितनी फास्ट हुई, इसको डिटरमाइन करना मुश्किल है। रेट ऑफ ionic reaction can not be determined easily। आसानी से इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो यहाँ क्या है ना, जब कोई सिंपल रिएक्शन होती है उसमें बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। आयंस में कोई बॉन्ड थोड़ी होते हैं। आयनिक कंपाउंड में तो आयन की फॉर्म में वो ऑलरेडी है, तो उसको ब्रेक करने में जो टाइम लगता है वो भी नहीं लगता है। आयंस होते हैं वो तो बस जस्ट झट से एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज इन सच रिएक्शन no chemical bond are broken ठीक है,
कि कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो टूटा हुआ पहले से तैयार बैठा है। तो ये इस वजह से इसकी जो काइनेटिक स्टडी है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको करना कितना मुश्किल है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस कितना समय लग सकता है इनको? कम से कम मंथ, ईयर्स लग सकते हैं इसको, इतनी स्लो होती है, महीनों में सालों में होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि कितनी भी स्लो कोई रिएक्शन हो, उसका इफेक्ट उतना ही आता है। अब आप, मैं जब एग्जाम्पल बोलूंगा तो आप कहोगे अच्छा है सर, स्लो ही होती है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा है ना, स्लो है ये, लेकिन अच्छा है ना, स्लो है। आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल को रस्ट ने खराब कर दिया है, साइकिल को खराब कर दिया है, अच्छा है कि स्लो है? अगर मान लो फास्ट होती तो शोरूम से गाड़ी लाए, घर पहुंची और खत्म, क्योंकि रस्टिंग तो होनी है ना आयरन में, तो अच्छा हो सकता है ना। वेदरिंग, और क्या, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक से जो सैंड बनता है वो भी बहुत स्लो प्रोसेस, धीरे 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 सालों में जाकर माउंटेन से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे पानी के साथ बह के वहां पर लास्ट में जाके पहुंचता है डेल्टा पे। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ऑफ शुगर टू अल्कोहल, ये भी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो है। ठीक है, इज इट? इनको सालों लग जाते हैं, मतलब महीने सालों लगते हैं इनका, इन कामों को। अब इनका जो डिटर्मिनेशन है ना, ये नॉट यूजफुल है हमारे लिए, कोई यूजफुल नहीं है। जब रस्टिंग की बात आएगी, क्या कहेंगे हम कहेंगे भैया रस्टिंग को रोको, इतनी स्पीड से हो रहा है, उससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है, हम तो रोकने के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अब मेन बात आती है, जो बची हुई रिएक्शन है वो है मॉडरेटली स्लो स्लो रिएक्शन। ये काम की है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये काम की है। और सबसे पहली बात, जैसे कि बताया, फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? आयनिक रिएक्शन, ये होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। यानी यहाँ पर केमिकल किस फॉर्म में होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बोल दूं मैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, C12H22O11, इसमें वाटर डालेंगे तो बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, क्लियर? और क्लियर है ना यहां तक? बोलिए।
बताएंगे। इन्वर्जन क्या है, अभी एक्चुअली ये हम पढ़ेंगे सेकंड बुक में, कि वो जानते हो क्या, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना, अच्छा। कभी कभी कुछ किसी केमिकल के आगे पीछे आपने ऐसा लिखा देखा है, स्मॉल डी, स्मॉल एल, ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन एल, सुना है ये? तो ये जो डी होता है ना, ये ये जो ये जो ये क्या है, ये आगे हम आगे वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, चलो पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। ये जो डी एल और एल है ना, ये कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट पर कुछ इफेक्ट दिखाते हैं। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसका सिंगल वेवलेंथ होता है। क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ होता है, समझ गए आप? समझे या नहीं समझे? अरे लाइट होती है ना, उसका हर डायरेक्शन में वेवलेंथ होगा, लेकिन उसको अगर हम एक डायरेक्शन में समझो कि कर दें, तो पीपीएल कहलाती है, प्लेन पोलराइज लाइट। आई बात समझ में? बोलो, बोलिए। अच्छा, अब देखो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो क्या किया आपने, इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक सैंपल में, यानी जो भी आपका केमिकल है, ये केमिकल आपने भरा था, उसमें से पास किया। ठीक है। अब पास करने पर ये क्या करेगा, ये केमिकल पे डिपेंड करता है कि या तो ये लाइट को, समझना, या तो ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा, पीपीएल को, और या क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। समझ में आ गई बात? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ये घुमा देगा। ठीक है। अब क्लॉकवाइज में अगर घुमाएगा तो इसको, इसके आगे हम लिखेंगे डी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो इसके आगे लिखेंगे एल। इज इट? अच्छा, अब इतना ही नहीं है, आगे और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे कि एक एंगल बनेगा। देखो, पहले चीज थी, उससे एक एंगल बना, तो कितने एंगल से घुमाया, तो इस डी को हम प्लस साइन से भी लिखते हैं, पॉजिटिव। डी लिखो या प्लस साइन लिखो, बात एक ही है। और एल को हम नेगेटिव साइन से लिखते हैं। समझ गए? ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकला, कि जो आपने पहले शुगर ली थी उसका कुछ अलग ओरिएंटेशन था, और बाद वाले का अलग हो गया, इन्वर्जन हो गया, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो गया उसका। ठीक है, जब एग्जाम्पल आएगा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये। तो सिंपली आप ये समझो, तो इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं इसको। ठीक है। और ये जो ब्रांच होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको हम?
स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है क्या? अच्छा, और केमिस्ट्री की अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। केमिस्ट्री की शायद ही सबसे पॉपुलर रिएक्शन है ये, जो बार बार आती है, अमोनिया का फॉर्मेशन। N2 प्लस 3H2 से बनता है 2NH3, और इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये दिमाग में बैठ जाएगा, इतनी बार आप पढ़ोगे, पहले भी आता होगा आपको। अब देखो ये कैसे बनता है, आप सोचिएगा। इसकी जो स्पीड है ना, ना तो बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, ये मॉडरेटली फास्ट है। वजह क्या है देखिए, वजह ये है कि नाइट्रोजन का मतलब हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। नाइट्रोजन में क्या होता है कि दो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दिखाई दिया? दिख रहा है क्या? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड है। ये मिलकर बनाएगा ये NH3। देखिएगा ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां पर बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो हमने क्या बोला था, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हम्म, कि बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, तो इसमें टाइम लगेगा ना, कि बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए ये जो रिएक्शंस हैं ये मॉडरेटली स्पीड से चलती है, मॉडरेट स्पीड से चलती है। ठीक है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, इन्हीं को हम समझेंगे, इन्हीं को ज़्यादा करेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि काइनेटिक्स क्या होती है, क्यों इसको पढ़ते हैं, हमारे क्या काम आती है, ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें देखी हैं। क्लियर है क्या सबको? बोलो। चलो, तो ये एकदम बेसिक था, स्टार्टिंग नहीं है, कल केवल इनिशिएशन जैसा है। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए।